नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे जो 21 मई 2023 को पीटीटी की एग्ज़ाम होने जा रही है 12वीं लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए। 21 मई 2023 को जो पीटीटी की एग्ज़ाम होगी, अब आपने टेस्ट सीरीज वगैरह सारी सोल्व कर ली है। अब आपके पास लास्ट टाइम बचा है, 2 दिन का समय है। इनमें आप जो पुराने पेपर हैं उनको सोल्व कीजिएगा। उनका पैटर्न चेक करना आपको कि किस लेवल का प्रश्न पत्र आता है परीक्षा के अंदर। आप 12वीं परीक्षा पास करके आए हो, पहली बार आप कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। और पहले आपको क्या, जैसे आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि लास्ट ईयर यानी कि 2022 के अंदर जो प्रश्न पत्र आया था उसमें किस प्रकार के प्रश्न है जो पूछे गए थे, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न पत्र कैसा आएगा, जिससे आपको कोई घबराहट वगैरह है वो बिल्कुल नहीं होगी। आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो आज देखिएगा जो प्रश्न पत्र 2022 के अंदर आया था, 2022 के अंदर जो 200 प्रश्न आए थे उनको मैं एक एक करके आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसमें सोल्व भी किया गया है, हर प्रत्येक प्रश्न है उसकी डिटेल में समरी भी बताई गई है। तो सारी की सारी चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये देखिएगा, जो पहला भाग है, 4 भाग में पेपर बंटा होगा, 4 भाग के अंदर होगा। पहले भाग में एक भाग के अंदर क्या होगा, रीजनिंग वाला पार्ट होगा, और दूसरे एक भाग में होगा सामान्य जानकारी, और एक भाग के अंदर होगा जो अभिव्यक्ति के प्रश्न आते हैं, तर्क शक्ति के या जो साइको के प्रश्न आते हैं वो होगा। और उसके अलावा एक पार्ट होगा उसके अंदर हिंदी का पार्ट आपका होगा। तो ऐसे 4 भाग इसके अंदर है जो बनाए गए हैं। और एक मज़े वाली बात आपके लिए भी, ये फायदे वाली बात है कि अगर आप किसी प्रश्न का गलत जवाब देते हो तो उसका कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको पूरे के पूरे प्रश्न करके आने हैं। 200 के 200 प्रश्न है, आपको पूरे के पूरे है वो करके आने हैं। कोई भी प्रश्न आपको है छोड़ कर नहीं आना है। अगर आप तुक्का भी लगाते हो सकता है आपको वो प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन आपने तुक्का लगाया और वो सही हो गया, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी और फायदे वाली बात है। चलिए अब पहले पार्ट में अपन देखते हैं जो मानसिक योग्यता यानी कि जो रीजनिंग वाला भाग है, उसमें देखिएगा प्रश्न है। प्रश्न को दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा या धारणाएं कथन में निहित है। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है वो आपको देखना है। कथन में क्या कह रहा है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में क्या होगा, सुधार होगा। ये इसमें एक कथन दिया गया है कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं, या कहने का मतलब आप गणित पढ़ते हैं, तो आपकी क्या है, अभिव्यक्ति में क्या होगा, सुधार होगा, आपकी भाषा के अंदर सुधार होगा। इसमें यही बता रहा है कि अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में क्या होगा, सुधार होगा। तो यहाँ देखिएगा जो निष्कर्ष दिए हैं वो आपको देखने हैं। निष्कर्ष में क्या बता रहा है, स्पोकन इंग्लिश किताब अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकती है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, बातचीत के दौरान अंग्रेजी बोलने का एक नियमित अभ्यास अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में क्या कर सकती है, सुधार कर सकती है। तो पहला जो आपका निष्कर्ष है वो क्या है, एक निहित है, सही कथन है, सही निष्कर्ष है कि स्पोकन इंग्लिश किताब अंग्रेजी बोलने की आपकी जो क्षमता है उसमें सुधार कर सकती है। ये पूरा कॉन्फिडेंस नहीं कि आपने एक बार स्पोकन इंग्लिश की किताब पढ़ ली तो आपको फराटेदार इंग्लिश आने लग गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो कथन जो एक है उसमें सही बताया गया है, दूसरे में क्या पूरा प्रॉपर तरीके से इसके अंदर है वो जानकारी दी नहीं गई है। तो केवल एक धारणा है वो आपकी सही है। अब व्याख्या भी इसमें दी गई है कि कथन में सिर्फ तौर पर अंतर्निहित है, जबकि कथन से बातचीत की कोई चर्चा नहीं की गई, अतः धारणा 2 निहित नहीं है। तो पहला आपका इसमें कथन है वो सही है। इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष के सवाल है वो परीक्षा के अंदर है वो आएंगे। तो वो आपने अगर वो टॉपिक क्लियर नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न है वो देखिएगा आपका, प्रश्न नंबर 2 है,
दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में कौन सी धारणा या धारणाएं कथन के अंदर निहित है। कथन क्या है प्यारे बच्चों, ABC स्कूल के निदेशक मंडल की अगली बैठक 1 महीने बाद होगी। यानी कि ABC नाम की कोई स्कूल है, ABC स्कूल के निदेशक हैं, उनके मंडल की जो अगली बैठक है वो 1 महीने बाद में होगी, 1 महीने बाद में। धारणा क्या है इसमें, जो निष्कर्ष है वो है ABC स्कूल में 1 महीने से पहले कोई बैठक नहीं होगी। दूसरी धारणा क्या कह रही है, ABC स्कूल में कुछ मीटिंग से होंगी, ABC स्कूल में कुछ मीटिंग्स होंगी। तो पहली धारणा में क्या है, ABC स्कूल में 1 महीने से पहले कोई मीटिंग नहीं होगी। ये भी सही है कि अगली बैठक 1 महीने बाद में होगी। कहने का मतलब है कि प्रत्येक 1 महीने के बाद में क्या है, मीटिंग होती है, उससे पहले कोई मीटिंग है वो नहीं होती है। हाँ, बाद में हो सकती है लेकिन 1 महीने से पहले मीटिंग नहीं हो सकती। तो पहला कथन है वो भी निहित है। दूसरे में क्या है, ABC स्कूल में कुछ मीटिंग्स होंगी, तो ये भी है। तो धारणा 1 और 2 है, तीन दोनों की दोनों क्या है, दोनों धारणा आपकी है निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अब जो तीसरा प्रश्न है वो आप देखिएगा, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा या धारणाएं कथन के अंदर निहित है। कथन और निष्कर्ष के सवाल है, काफी पूछे गए हैं, तो कथन और निष्कर्ष वाला टॉपिक आपको वह क्लियर करना है। देखिएगा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कथन क्या है, राधिका में इतनी समझ है कि वह XYZ उत्पाद का बहिष्कार कर देगी। राधिका के बारे में कहा गया है कि राधिका है उसके अंदर इतनी तो समझ है कि वो XY जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसका बहिष्कार कर देगी। अब जो आपका इसमें धारणाएं हैं वो देखिएगा, XYZ उत्पाद लोकप्रिय नहीं है। दूसरा है XYZ उत्पाद का बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है। अब देखिएगा, आप भी देखते हो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट आपने देखे हैं या रेटिंग के आधार पर जो कस्टमर है वो देखते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है, अगर ये प्रोडक्ट मेरे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि XYZ जो उत्पाद है वो क्या इतना पॉपुलर नहीं है, तो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ये सही है या गलत है। तो राधिका हो चाहे कोई भी हो, तो उनमें इतनी तो समझ होती है कि अगर जो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है वो उनको नहीं लेना है। तो पहला कथन भी निहित है। दूसरा क्या है, XYZ का उत्पाद करना का वो बहिष्कार करना है, वो बुद्धिमानी की निशानी है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और उसको आप बहिष्कार नहीं कर रहे हो तो वो तो गलत हो जाता है। तो आप उसका अगर बहिष्कार करते हो तो ये आपकी क्या है, एक बुद्धिमानी की निशानी है। तो प्यारे बच्चों, दोनों के आपके ये धारणाएं क्या है, इसके अंदर निहित है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला देखिएगा, कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी से तर्क संगत सही निष्कर्ष की पहचान करनी है। आपको सही निष्कर्ष आपको क्या है, निकालना है। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी देखिएगा। तो कथन क्या कह रहा है, कथन को आपको देखना है, क्या देश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले एक समान पात्रता मापदंड होने चाहिए। ये क्या है, कथन है कि इसमें कहा गया है कि क्या पूरे देश के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें जो दाखिले यानी कि प्रवेश है वो एक समान पात्रता मानदंड के आधार पर होने चाहिए। ये क्या है, ये आपका कथन है। अब तर्क क्या दिए गए हैं इसमें देखिएगा, नहीं, प्रत्येक कॉलेज को दाखिले का पात्रता मानदंड तय करने की क्या होती है, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये इसमें पहला निष्कर्ष है। दूसरा तर्क क्या है, हाँ, इससे विभिन्न कॉलेजों से पास होकर निकलने वाले इंजीनियरों में समानता क्या होगी, सुनिश्चित होगी। क्या होगी, समानता सुनिश्चित होगी। तो आपका इसमें क्या है, न तो एक और न ही दो, ये दोनों के दोनों क्या जो तर्क हैं वो एक परिपूर्ण तर्क नहीं है। इसको आप आधार नहीं मान सकते, क्योंकि अगर इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक कॉलेज को दाखिले का पात्रता मानदंड, अगर प्रत्येक कॉलेज को अलग अलग दे दिया
तो वो क्या होगी, अपने जो सहूलियत के अनुसार क्या हो लेंगे, प्रवेश से सब बच्चों को दे देंगे। तो ये भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें ये कहा गया है, इससे विभिन्न कॉलेजों से पास होकर निकलने वाले इंजीनियरों में समानता होगी। तो समानता का तो कोई आधार ही नहीं बनता है, हर स्टूडेंट की अलग अलग काबिलियत होती है। तो वे दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है आप किसके अंदर है, दोनों के दोनों तर्क हैं वो सही नहीं बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला देखिएगा, कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी से तर्क संगत सही निष्कर्ष की पहचान आपको करनी है। कथन दिया है, क्या सरकार को सभी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूटों के लिए सरकार द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य कर देना चाहिए। पहला, इससे पहला वाला प्रश्न क्या था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए जो प्रवेश परीक्षा कराई जाती है वो पूरे देश में एक समान होनी चाहिए, वो था। अब यहाँ पर क्या है, मेडिकल कॉलेजों से संबंधित दिया है कि जो सरकार के द्वारा प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूटों के लिए जो संचालित सामान्य परीक्षा करवाई जाती है वो अनिवार्य कर देना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूटों को नौकरी हेतु अधिक उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें अपनी स्वयं की प्रवेश नीति निर्धारित करने की छूट देनी चाहिए, ये इसमें कहा गया है। और दूसरे में क्या कहा, दूसरे में हाँ, सभी मेडिकल इंस्टीट्यूटों चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो प्रवेश हेतु मानदंड अपनाने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर इसको आप आधार मानते हो तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रवेश परीक्षा नहीं होना चाहिए। अगर प्रवेश परीक्षा नहीं होगी तो फिर बच्चे का आप आधार कैसे मानोगे, एग्जामिन कैसे कर पाओगे उसका। तो ये तर्क आपका बिल्कुल सही नहीं बैठता है। और जो मेडिकल कॉलेज है उनमें चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो तो प्रवेश परीक्षा तो सब में होनी चाहिए। तो ये आपका जो दूसरा वाला तर्क है वो सही बैठता है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, कथनों को पढ़े और दी गई जानकारी से तर्क संगत सही निष्कर्ष की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। प्यारे बच्चों, कथन क्या है, क्या भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष कर दी जानी चाहिए। ये इसमें आपसे पूछ रहा है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 55 साल कर देनी चाहिए। अब इसमें देखिएगा जो तर्क है वो देखिएगा, हाँ, इससे सरकार को मदद मिलेगी कि वह कम लागत से और अधिकतम उत्पादकता सहित युवा वर्ग को रोजगार प्रदान करे। दूसरा है, नहीं, सरकार अनुभवी कर्मचारियों की विशेषज्ञता से वंचित हो जाएगी और इसका उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही है कि अगर आप जल्दी रिटायरमेंट कर दोगे उनको तो उनको जो एक्सपीरियंस होगा उसका लाभ आप नहीं ले पाओगे। तो इसलिए क्या होगा, सरकार का नुकसान ही होगा। तो ये तर्क आपका दूसरा क्या है, बिल्कुल सही तर्क है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, प्रश्न में पहले तो एक कथन दिया गया है, फिर उसके बाद में एक और दो क्रमांकित दो कार्यवाहियां दी गई है। आपको कथन में कहा गया कि सब कुछ सत्य मानना है या फिर तय करना है कि सुझाई गई दो कार्यवाही में से कौन सी कार्यवाही आगे के लिए तर्क संगत है जो प्रतीक होगी। तो ये देखिएगा, पहले ये यहाँ पर दिए हैं कुछ कथन दिए हैं वो आपको देखना है। कथन क्या है ये देख, तर्क संगत प्रतीत होती है। तो ये आपको उत्तर क्या है, उत्तर ए दीजिए। यदि केवल कार्यवाही एक सही है तो उत्तर ए, उत्तर बी दीजिए केवल कार्यवाही दो सही है तो उत्तर सी देना है, न तो कार्यवाही एक और नई कार्यवाही दो। उत्तर डी देना है, कार्यवाही एक और कार्यवाही दोनों ही सही है। अब देखिएगा कथन क्या है, कथन है शहर ए में काफी मात्रा में निचले स्तर के नेताओं की हत्या असामाजिक तत्वों द्वारा कर दी गई है। तो ये क्या है, इसमें बताया गया है कार्यवाही क्या होनी चाहिए उनके ऊपर, वो देखिएगा उन सभी व्यक्तियों को जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है
गिरफ्तार कर लेना चाहिए। दूसरा क्या है, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए शहर की पुलिस को असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिएगा दो अलग अलग कार्यवाही इसमें बताई गई है। तो आप देख रहे हो कि इस जो कथन के अनुसार जो कार्यवाही दूसरी है वो सही बैठ रही है कि भविष्य में पुलिस को ये ध्यान रखना चाहिए जो असामाजिक तत्व हैं आगे ऐसी कोई गतिविधि कोई असामाजिक कार्यवाही नहीं करें, उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या है उनको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो दूसरा है आपका सही है बिल्कुल। तो इसमें देखिएगा उत्तर भी आपका क्या होगा, सही है। चलिए आगे जो प्रश्न है वो देखना आपको प्यारे बच्चों, देखिएगा प्रश्न में पहले तो एक कथन दिया गया है, फिर उसके बाद में दो क्या है क्रमांकित कार्यवाही, ये कार्यवाही वाला ही है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा कथन क्या है, पश्चिम देशों के द्वारा भारत को अब ज्ञान के वृहत स्रोत एवं उसके प्रयोग की सुविधा के रूप में मान्यता दी गई है कि पश्चिमी जो देशों हैं उनके द्वारा भारत को अब ज्ञान के वृहत स्रोत एवं उसके प्रयोग की सुविधा के रूप में मान्यता दे दी गई है। कार्यवाही क्या है, भारत को इस अवसर का फायदा अपने आर्थिक विकास के रूप में करना चाहिए। दूसरा कार्यवाही क्या है, दक्षिण एशिया में सबसे अधिक शक्तिशाली देश बनने के लिए भारत को पश्चिमी देशों के साथ क्या करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। तो ये अगर सुविधा दी गई है तो भारत को इस अवसर का फायदा अपने आर्थिक विकास के रूप में जरूर करना चाहिए। तो ये जो कार्यवाही एक है वो आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप कि यदि बास्केट को, ये कूट भाषा दी गई है, BASKET को TEKSAB लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में पिल्लो को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा कितना अच्छा डिटेल से समझाया गया है। बास्केट सब लिख दिया, बास्केट को क्या लिखा, TES लिखा है। तो आपको क्या करना है, जैसे इसने क्या किया है, ये T इसके पास में तो बिल्कुल पास में कर दिया, E इसके पास में तो E को यहाँ ले आया, के इस यहाँ इस यानी कि बिल्कुल उल्टा इसको कर दिया है और कुछ नहीं किया है, उल्टा एक दूसरे के, जो पास में था उसको पास में ले लिया और दूर था उसको दूर ले लिया। तो पिलो में भी क्या होगा, W इसके पास में आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा, L यहाँ आ जाएगा, फिर दूसरा L यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ जाएगा और P यहाँ आ जाएगा। तो ये WOLLIP क्या है, ये शब्द आपका इसमें बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। तो ये कूट भाषा के प्रश्न भी क्या है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा, दिए गए प्रश्न में दो कथन एक और दो दिए गए हैं। आपको ये तय करना है कि कथनों में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। दोनों कथनों को आपको पढ़ना है, उसके बाद में क्या है जवाब देना है। ए उत्तर दीजिए अगर एक सही हो और पर्याप्त है, जबकि केवल दो कथन में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बी उत्तर दीजिए, दो प्रश्न सही हो एक डाटा सही नहीं है। तो ये यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो के कितने पुत्र हैं ये आपसे पूछा गया है, के है उसके कितने पुत्र हैं। अब यहां पर देखिएगा क्या कहा गया है कथन में, LM और TD के भाई है, नहीं सॉरी I है, IM और TD के क्या है भाई हैं। कथन दो में क्या है, IDN और K की एकमात्र पुत्री है। कथन दो, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने बोलने में गलत कर दिया, ये कथन है, मैंने इसको आई पढ़ लिया था। इसमें क्या कहा है, M और T, D के क्या है भाई है। तो ये आपको एक
जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। पीढ़ी या 5 तरह की पीढ़ी है, उसमें आपको ध्यान में रखना होता है। पीढ़ी वाला टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं कि जो पहली पीढ़ी है बीच में, वो आपकी स्वयं की, आपकी मान के चलना। आपको आप क्या है, स्वयं हो। आपके ऊपर की पीढ़ी कौन सी होती है, आपके माता पिता की होती है प्यारे बच्चों, माता पिता होते हैं आपके ऊपर। और आप माता पिता के बाद की पीढ़ी कौन सी है, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, ये पीढ़ी हो गई। और आपके मान लो बेटा बेटी होगी, वो आपके नीचे की पीढ़ी हो गई, बेटा और बेटी, ये आपके नीचे। और उनके हो गए, वो आपके हो गए पोता पोती। तो ये इस हिसाब से क्या है, आप ये जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा। ये इस हिसाब से 5 पीढ़ियां हो गई। तो यही आपको इसमें क्या है लगानी है। यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, एम और टी हैं वो डी के भाई हैं। एम और टी हैं जो डी के भाई हैं। अब डी है वो चाहे बहन है या भाई है, ये इसमें नहीं बताया गया है। तो आप इसमें यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ तो एम लिख दिया, यहाँ टी लिख दिया, यहाँ डी। तो ये भाई हैं तो भाई के लिए आपको प्लस करना है पुरुष के लिए, और इसके लिए आपको माइनस और प्लस दोनों कर लेना है। यहाँ पर अभी क्लियर नहीं किया गया है ये लड़का है लड़की, लेकिन ये दोनों क्या है, लड़के हैं। आगे देखिए दूसरे कथन में क्या है, डी एन और के की एकमात्र पुत्री है। अब यहाँ पर क्लियर हो गया है, डी क्या है, पुत्री है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। किसकी पुत्री है, एन और के की। तो पुत्री है तो यहाँ बड़ी वाली सीरीज हो गई, तो एन और के की पुत्री है। तो यहां पर क्या पूछा था, के कितने पुत्र हैं, के हैं वो पुत्र आपको इसके अंदर है वो बताने हैं। के मात्र 2 पुत्र है, एम और टी है जो के है जो मात्र 2 पुत्र हैं। तो ये जो आपकी व्याख्या है ऑप्शन नंबर डी में क्या है, यदि कथन 1 और कथन 2 दोनों का डाटा मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है तो सही है। तो ये इस हिसाब से आपका चार्ट बनेगा। तो ब्लड रिलेशन के लिए आपको जो 5 पीढ़ियां हैं वो आपको इसके अंदर है ध्यान में रखनी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये प्रश्न है पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, एक दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब है वो आपको इसमें ध्यान में रखना है। दर्पण में क्या होता है, जो पास का होता है उल्टा इसमें दिखाई देता है, पास का पास दिखाई देता है, दूर का दूर। और जल में क्या होता है, जो टॉप वाला ऐसा आपका पास में दिखाई देगा, आप उल्टे दिखाई देते हो जल प्रतिबिंब के अंदर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखिएगा एक दर्पण में 11:20 हो गए हैं प्रदर्शित कर दी। तो समय क्या हुआ है, दर्पण के अंदर मान लो ये दर्पण है, तो इसमें देखिएगा ये घड़ी है इधर है, ये 11 बज गए, ये 11 बज गए और इधर 20 मिनट। तो ये 11:20 हो गए हैं। तो एक्चुअल में समय क्या हुआ है वो आपको निकालना है। तो सीधा सा इसका फॉर्मूला है कि 23:60 में से आपको 11:40 है वो घटा देनी है। 20 मिनट घटा दोगे तो 12:40 हो जाएगी। सीधा सा फॉर्मूला इसका तो यही है। अगर टाइम वाला इसमें पूछे तो 23:60 में से जितना जो समय है वो आपको क्या करना है, घटा देना है। या आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो कितना हो जाएगा, वैसे होगा। 20 मिनट का दिखा रखा है तो ये तो आपका 12 पे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा 40 मिनट के ऊपर, तो 12:40 का समय हो जाएगा। तो चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपको देखना है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता हो। ये मान लो दर्पण है तो ये कैसे मेल खाएगा, दर्पण में क्या होगा, ये एकदम ऐसे हो जाएगा इस साइड से, ये पास वाला पास में हो जाएगा। मैंने बताया था आपको अभी कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, पास का पास में और दूर का दूर में। तो सबसे पास में क्या है, ई है, तो ये ई ऐसे बन जाएगा। फिर सी है तो सी ऐसे बन जाएगा। ए है, ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इस हिसाब से हो जाएगा।
और इधर देखोगे तो ACE दिखाई देगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको ये ध्यान में रखना है, पास का स्थान पास दिखाई देगा और दूर का अक्सर दूर दिखाई देगा। जल में क्या होगा, दूर का पास में दिखाई देगा और पास का दूर दिखाई देगा। ये आपको डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, निम्न प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प आपको चुनना है जो अनुक्रम को क्या है, पूरा करता हो। अनुक्रम है वो एक छोड़ा गया है इसमें और वो आपको बताना है कि पूरा करता है। यहाँ देखिएगा दिया गया है लेफ्टिनेंट, कैप्टन, बाद में छोड़ा गया है लेफ्टिनेंट और कर्नल। तो ये इस हिसाब से दिया गया है, तो इसको आपको क्या करना है, पूरा करना है। लेफ्टिनेंट कर्नल है और इनके बीच में क्या आएगा, कैप्टन और लेफ्टिनेंट कर्नल है उसके बीच में क्या आएगा, तो ये पोस्ट होती है इनकी सबसे बड़ा लेफ्टिनेंट, उसके बाद में कैप्टन, बाद में क्या होता है मेजर, बाद में क्या होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। तो मेजर है वो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही। तो ये सीरीज आपको जो भारतीय सेना के अंदर जो रैंक होती है वो आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय सेना हो चाहे वायुसेना हो या जो जल सेना हो, सारी की सारी है वो आपको इसमें देखनी है। जो पोस्ट का क्रम होता है वो आपको बताना है। तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल है, ये इस हिसाब से इनका है वो क्रम होता है। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, निम्न प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को क्या करता है, पूरा करता है। पहले क्या हो गया, ये 3 बज गए, फिर आपके यहाँ पर 12 बजे हैं, फिर 9। अब कौन सा होगा, तो ये देखिएगा आपका यहाँ पर कौन सा होगा वो आपको इसके अंदर क्या है बताना है। तो पहले क्या हो 3 हो गए, फिर यहाँ पर 6 बज गए, फिर 9। अब क्या होगा, एकदम आपका क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। एकदम से दोनों सुए हैं घड़ी के वो एकदम सीधे आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। अगला एक प्रश्न है, सीरीज का प्रश्न है श्रृंखला का, वो आपको बताना है। निम्न प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान को क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को क्या है, पूरा करता है। तो वो आपको इसके अंदर क्या है बताना है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिएगा ACE, फिर GIK, फिर BDF और अगला क्या होगा वो आपको इसके अंदर क्या है बताना है। तो दी गई श्रृंखला में 2-2 अक्षरों के अंतराल है, अतः विकल्प HJI होगा। 2-2 अक्षर क्या हो गए, एक के बाद में B आता है फिर C आता है, तो C दे दिया, फिर D आना चाहिए, D नहीं छोड़ा, E कर दिया, फिर F आना चाहिए, G कर दिया, फिर H को खा गया। इस हिसाब से क्या, तो F के बाद में क्या आ जाएगा, I आएगा, और इस हिसाब से F G को इसने छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, G के बाद में क्या हो गया H, फिर H के बाद में I आता, I को छोड़ दिया J, और J के बाद में क्या आता, K के बाद में L को ले लिया। यानी कि हर एक एक अक्षर को छोड़ के इसने क्या है श्रृंखला बनाई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक है जिनके निकटतम पहले 5 और किंतु निकटतम बाद में 6 नहीं है। निकटतम पहले 5 भी नहीं है, निकटतम पहले 6 भी नहीं है, ऐसे कितने 9 है। तो 9 पहले तो आपको 9 देखने हैं, ये 1 9, फिर देखिएगा ये 2 9, फिर देखिएगा ये 3 9, फिर देखिएगा 4 9। तो ये कितने 9 हैं, इसमें देखिएगा कि जिनके निकटतम पहले 5 है किंतु निकटतम बाद में 6 नहीं है। तो निकटतम पहले 5 है लेकिन निकटतम पहले 6 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर निकटतम पहले 5 है, निकटतम पहले 6 नहीं है, 1, और निकटतम पहले 5 लेकिन 6 भी है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा है 5 पहले है लेकिन 6 नहीं है, तो 2, 1 और 2 ऐसे 9 हैं जिनके निकटतम पहले तो 5 है किंतु बाद में 6 नहीं है।
तो ऐसे कितने नो हैं, ये देखिएगा 2 नो हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला देखिएगा, कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दी गई श्रृंखला को क्या करता है, पूरा करता हो। तो ये देखिएगा किस हिसाब से इसको बनाया, यूं करके ऊपर 0 और यहाँ x दे दिया, फिर इसको थोड़ा सा यूं घुमा दिया है 45 डिग्री, और ये हो गया, फिर 45 और घुमा दिया। तो अब और 45 घुमाएंगे तो कैसी आकृति बनेगी, तो प्यारे बच्चों ये आकृति इसके आपके इसके अंदर है बनने वाली है। यानी कि हर आकृति के बाद में 45 डिग्री इसको क्या है, घुमाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, यदि एम एफ की दादी या दादा दादी है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संकेत आएगा। ये पूछ रहा है, यदि एम एफ की दादी है या दादा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा जो आएगा दादा या दादी के लिए। तो यहां पर देखिएगा ये क्रॉस वाला निशान है वो आपका इसके अंदर है, वो आएगा। व्याख्या दी हुई है दादा दादी के लिए, माता पिता के लिए, ये देखिएगा ये क्रॉस वाला निशान है, पुत्र है तो ये इसके लिए निशान दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, ए बी की बहन है किंतु बी ए की बहन नहीं है। ए है जो बी की बहन है, ये देखिएगा ए है जो बी की बहन है, तो ए माइनस, लेकिन ये बहन नहीं है तो ये प्लस हो गया। तथा ए तथा बी दोनों के मध्य का संबंध है वो आपको बताना है। तो ए क्या है, बी की बहन है, किंतु बी है जो ए की बहन नहीं है, तो ये क्या हो गया, भाई हो गया, और ये हो गई बहन हो गई। तो भाई और बहन का संबंध है, इनका क्या हो गया आपस में, बहन और भाई का संबंध हो गया। ये क्या हो गई, बहन हो गई, ये हो गया भाई हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, सुनीता का परिचय देते हुए अमर कहता है वह मेरी मां के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो सुनीता अमर से किस प्रकार संबंधित है। परिचय देता है कि सुनीता क्या है, मेरी मां, अमर मान लो यहां अमर है। अब वो क्या कहता है कि वह मेरी मां के इकलौते पुत्र, मां कौन होगी ये, और इसका इकलौता पुत्र कौन हो गया, ये तो यहाँ पर माँ है। वो क्या कहता है, मेरी माँ के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र कौन हो गया, अमर इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो ये क्या हो गई, सुनीता यहाँ पर आ गई, सुनीता क्या हो गई, इसकी पत्नी हो गई। तो सुनीता अमर से किस प्रकार संबंधित है, तो सुनीता क्या हो गई, अमर की क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो ये इस हिसाब से प्रश्न की भाषा के अकॉर्डिंग आपको क्या है, चार्ट बनाना है। जो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है आपको इसी हिसाब से सोल्व करने हैं, और दिशा और दूरी वाले भी आपको इसी हिसाब से सोल्व करने हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, एक समस्या आकृति है वो दी गई है, तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उपयुक्त आकृति को ढूंढिए जो पूर्णतः हो समस्या आकृति के समान है। तो ये आपको इसके अंदर है जो समस्या आकृति है उसके अकॉर्डिंग है वो देखनी है। तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न आकृति है, इसमें 3 लाइन ऐसे हैं, 2 लाइन ऐसे हैं, फिर ये पहले कॉलम में ये इस हिसाब से डॉट डॉट लगाए हुए हैं। तो ये आपको इसमें से इन आकृतियों में से क्या है, मैच करना है। तो मैच करवाएंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा मैच करवाओगे आप तो इसमें देखिएगा 3 लाइन तो ऐसी है, 2 लाइन ऐसी है। अब पहले में है दूसरे में डॉट नहीं, इसमें तीनों में है, तो ये आकृति नहीं हो सकती। यहां पर देखिएगा पहले में डॉट है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, ये मिल रहा है, इसमें है, यहाँ है। तो ये आकृति बिल्कुल हो टू ऐसी जैसी मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया।
अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उपयुक्त आकृति को ढूंढिए जो पूर्णतः हो तो उस समस्या से मेल खाती हो। तो ये देखिएगा, ये प्रश्न आकृति है, इसमें ये इस हिसाब से बना हुआ है। तो ये ऐसा कैसा आपको देखना है। तो बिल्कुल ये यहाँ से चल रहा है, ये है, ये भी मैच खा रहा है, यहाँ गोला बन रहा है, ये तीर एरो का निशान बन रहा है। तो ए ऑप्शन है, इसमें आप आराम से इसमें मिलान कर सकते हो। ये हुटू आकृति आपको इसमें मिलानी है। तो ये ऐसे इसमें मिल रहा है प्यारे बच्चों, देख सकते हो आप आराम से, आकृति वाला है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपको देखना है। प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में पहले कथन दिए गए हैं, इसके आगे निष्कर्ष निकाले गए हैं। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन को से निश्चित रूप से कथन से द्वारा गया निकाला जा सकता है। तो यहाँ कथन दिया गया है, मेरी ने कहा एन और मेरे पास बिल्लियां हैं। ये मेरी ने कहा। फिर एन ने कहा मेरे पास बिल्ली नहीं है। मेरी ने तो कहा कि एन और मेरे पास क्या है, बिल्लियां हैं। लेकिन एन ने कहा कि मेरे पास बिल्ली नहीं है। तीसरा है, मेरी हमेशा सत्य बोलती है लेकिन एन कभी कभी झूठ भी बोलती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि मेरी तो हमेशा सत्य बोलती है, और मेरी ने क्या कहा कि मेरे और एन के पास क्या है, बिल्लियां हैं। लेकिन एन क्या कह रहा है, मेरे पास बिल्ली नहीं है। और मेरी हमेशा क्या है, सत्य बोलती है, एन कभी कभी झूठ भी बोलता है। तो यहाँ पर देखिएगा निष्कर्ष क्या है, एन के पास एक बिल्ली है, मेरी के पास एक बिल्ली है, एन झूठ बोल रही है। तो हाँ, मेरी तो क्या हमेशा सही बोलती है, तो मेरी के पास एक बिल्ली है, एन के पास एक बिल्ली है, लेकिन वो क्या है, झूठ बोल रही है। तो ये आपका कथन इसमें सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो कथन में पहले कह दिया था कि एन है जो कभी कभी है जो झूठ बोलती है। तो यहाँ से आपको डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। प्रश्न में पहले कथन दिए गए हैं, आगे निष्कर्ष निकाले गए हैं। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात कथनों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा और कौन से निश्चित रूप से कथन है। तो आपको देखना है, देखिएगा, इस कप में औषधीय स्वास्थ्यवर्धक पेय है। इस कप में औषधीय स्वास्थ्यवर्धक पेय है, ये इसके अंदर है जो कि बताया गया है। तो आपको यहाँ पर देखिएगा निष्कर्ष दिए गए हैं, स्वास्थ्यवर्धक पेय कड़वा है, स्वास्थ्यवर्धक पेय से खांसी ठीक हो जाती है। तो केवल 2 नंबर सही है कि स्वास्थ्यवर्धक जो पेय है उससे खांसी ठीक हो जाती है। अब स्वास्थ्यवर्धक पेय जो कड़वा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ मीठे भी होते हैं, मीठे स्वास्थ्यवर्धक से भी खांसी ठीक हो जाती है। तो जो निष्कर्ष 2 है वो आपका बिल्कुल है, इसका अनुसरण है वो करता है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। प्रश्न में कथन दिया गया है और उसमें आपको फिर क्या है, निष्कर्ष वगैरह देख के वो बताना है कि सही है गलत है। वो सारा कथन क्या है ये देखिएगा, कुछ मुर्गियां उल्लू है, कुछ उल्लू पौधे हैं। कुछ मुर्गियां तो क्या है, उल्लू है, और कुछ उल्लू है वो पौधे हैं। तो इस हिसाब से आपका ये बनेगा, ये ऐसे गोले बनेंगे, यानी कि ये क्या है, मुर्गी, और ये क्या है, उल्लू, और कुछ उल्लू है वो पौधे भी हैं। तो इस हिसाब से आपके ये बन गए। कुछ पौधे मुर्गियां हैं, बिल्कुल नहीं है, पौधे तो यहाँ है, मुर्गियां कैसे। कुछ मुर्गियां पौधे हैं, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, न तो निष्कर्ष 1
और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है, तो दोनों के दोनों है ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। तो इन्हें निष्कर्ष के अकॉर्डिंग है, ये सही होगा आपका। दिया गया एक डेटा दिया गया है कंपनी का एबीसी का बिना गियर वाली दुपहिया मोटरसाइकिलों की बिक्री से संबंधित जानकारी दर्शाता है। तो पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष बिक्री में कमी आई है? तो पिछले वर्ष की तुलना में अपन बात करें तो कौन से वर्ष में क्या है कमी आई है? तो यहाँ ग्राफ कम था, यहाँ बढ़ा है, फिर वापस कम हो गया, फिर बढ़ा, यहाँ बराबर, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। लेकिन ये एक वर्ष ऐसा है 2006 वाला, इसमें क्या है कमी आई है बिक्री में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। निम्न तालिका एक समाज के प्रत्येक घर में बच्चों की संख्या दर्शा रही है। बच्चे हैं उनकी संख्या दर्शा रही है। तो आपको क्या है औसत निकालना है। बच्चों की संख्या ये है, घरों की संख्या ये है, 0 1 2 3 ये बच्चों की संख्या है, और घर है ये 13 3 3 13 18 और 3 ये है। तो प्रत्येक घर में बच्चों की औसत संख्या है, वो आपको इसके अंदर है निकालनी है। तो औसत संख्या आपको निकालनी है। औसत संख्या का फॉर्मूला लगाकर तो 1.57 है, ये औसत संख्या का आपका इसमें हो गया। तो यहाँ देखिएगा व्याख्या में स्पष्ट किया है 0 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 13 प्लस 2 गुणा 18 प्लस 3 गुणा 3। यहाँ पर नीचे 3 13 18 ये इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिएगा 13 हो गया, 18 दूनी 36, 3 तिहानी 9 और इनका टोटल हो गया 37। तो इसका डिवाइड करोगे तो ये आपका हो गया 1.7। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का आपको उत्तर है। वर्ष यहाँ पर दिए हुए कंपनी का जो प्रतिशत है वो इधर दिया हुआ है। यदि एक कंपनी का व्यय उस वर्ष में 200 करोड़ रुपए था जिसमें उसका लाभ प्रतिशत सबसे कम था, तो कंपनी का राजस्व कितना था करोड़ रुपए में आपको बताना है। तो सबसे कम कब था 5% 2011 के अंदर था। तो यहाँ पर देखिएगा 200 करोड़, 200 गुणा 5/100 यानी कि 10 करोड़ कितना हो गया। तो राजस्व कितना हो गया 210 करोड़। ये इस हिसाब से आपको इसमें निकालना है। यहाँ पर एक जो आकृति दी हुई उसमें विलुप्त संख्या है वो आपको इसके अंदर है देखनी है। जो लुप्त संख्या है वो आपको पहचाननी है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर ऐसे किया गया है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना है, गुणा 2 का स्क्वायर 2 करके किया गया है। तो एक, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 8 आएगा। इस हिसाब से आपको इसके अंदर क्या देखना है। विकल्प विलुप्त संख्या है वो आपको इसके अंदर बतानी है। विलुप्त संख्या में क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा 21 + 9 = 30। इसको और इसको जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। दिए गए विकल्प विलुप्त संख्या है वो आपको इसके अंदर क्या है बतानी है। 4 का क्यूब करके 4 जोड़ा गया है, 4 का क्यूब करो प्लस 4 जोड़ दो। इसी हिसाब से 5 का क्यूब करके उसमें 5 जोड़ दो, 2 का क्यूब करके उसमें 2 जोड़ दो, और 7 का क्यूब करके उसमें 7 जोड़ना है। तो 7 का क्यूब करके उसमें 7 जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों 350 इसके अंदर है वो आ जाएगा। अगला देखिएगा, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या है उसको आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया 20। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 घटाना है। फिर यहाँ क्या किया 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 घटाओगे, 25 माइनस 9 घटाओगे तो आपके क्या आ गए 16 आ गए। आगे देखिएगा असंगत की आपको क्या करनी है पहचान करनी है। असंगत की आपको क्या करनी है पहचान करनी है। इनमें असंगत कौन सा है
वो आपको इसमें देखना है। यहाँ पर देखिएगा जो बाहर आकृति बनी है ऐसी बनी हुई है, ये देखिएगा, लेकिन यहाँ पर जो आकृति बनी है वो ऐसी वर्गाकार आकृति बनी हुई है। तो ये क्या हो गया, इसमें असंगत आपका हो गया। दूसरा देखिएगा, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक युग्म भिन्न है। असंगत युग्म का आपको क्या करना है, चयन करना है। पवन, यहाँ पर दिया आर्द्रता हाइग्रोमीटर बिल्कुल से, विद्युत धारा एमीटर दूरी ओडोमीटर से होती है, लेकिन आर्द्रता का मापक क्या होता है, हाइड्रोमीटर बिल्कुल विकल्प बी है। विद्युत धारा का मापक एमीटर विकल्प, यहाँ पर इनको क्या करना, भिन्न भिन्न है। असंगत आपको क्या पहचानी है, तो टेस्टोमीटर वो गलत विकल्प है, ये आपको इसमें देखना है। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का आपको क्या करना है, चयन करना है। दिया हुआ है उपकरण, कुल्हाड़ी, चाकू। तो बिल्कुल जो वेन आरेख है उसका, यानी उपकरण, जो कुल्हाड़ी उपकरण है, चाकू भी उपकरण है, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे दोनों के दोनों। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम क्या है, दर्शाता हो। तो यहाँ पर देखिएगा, फूल, लाल और कपड़ा। अब देखिएगा, फूल लाल भी होता है, कपड़ा भी लाल होता है, तो लाल आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है, और कपड़ा इधर आ जाएगा, फूल इधर आ जाएगा। तो ये देखिएगा, ये जो वेन आरेख का ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही है। ऐसे गायक कितने हैं जो नए खिलाड़ी है और नए ही अध्यापक हैं, तो वो कितने आपको देखना है। ये एक वेन आरेख इसमें दिया गया है, तो इसमें देखिएगा ऐसे कितने गायक हैं जो न तो खिलाड़ी है और नए ही वो क्या है, तो ये देखिएगा गायक हैं, गायक ये सारे के सारे गायक हैं, लेकिन इनमें से 28 ऐसे गायक हैं जो नए अध्यापक हैं और नए ही खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला देखिएगा, निम्न आकृति में वर्तों की संख्या है वो आपको ज्ञात करनी है, कितने वर्त हैं वो आपको इसके अंदर क्या है, बतानी ये है। तो 16 वर्त इसके अंदर है, वो आप देख सकते हो प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 तो ये हो गए, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्त हो गए। तो 16 वर्त आपके इसके अंदर है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब। कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज में आपको एक एक करके इसके अंदर क्या है, आपको काउंट करना होगा। टोटल 34 त्रिभुज हैं इसके अंदर, तो आप देख सकते हो। पहले आपको क्या करना है, इनके ऊपर ए बी सी डी ई ऐसे मार्क करना है, फिर एक एक करके आपको क्या करना है, इसके अंदर है काउंट करना है। तो आपके इसके अंदर क्या है, 34 त्रिभुज हैं, वो आपको देखने हैं। वर्गों की संख्या इसमें बतानी है, वर्ग कितने, ऐसे आपको क्या करनी है, मार्किंग करनी है। तो प्यारे बच्चों फिर आप क्या है, टोटल वर्ग इसमें निकाल लोगे। तो टोटल वर्ग कितने इसके अंदर हैं, 7 वर्ग हैं। आकृति के अंदर त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो त्रिभुज कितने, टोटल 16 है। इस हिसाब से मार्किंग करके आपको ये जो आकृति गिनने वाला है, इसमें आपको ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लगाकर फिर आपको क्या करनी है, इनकी काउंटिंग करनी है। यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आकृतियों में से प्रथम 2 आकृतियों में एक विशेष संबंध है। उत्तर आकृतियों में से एक आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर चुनिए जिसका संबंध तीसरी आकृति के साथ वही संबंध है जो प्रश्न आकृति के साथ में है। तो ये आपको इसके अंदर क्या है, चुनना है। तो ये देखिएगा, पहली में क्या दे रखा है, इस हिसाब से दिया हुआ है, दूसरी आकृति इस हिसाब से, तीसरी इस हिसाब से है। तो ये आपको इस प्रश्न आकृति के आधार पर ही आपको इसका क्या करना है, चयन करना है। तो ये इस हिसाब से हो जाएगी ये आकृति। इसमें देखिएगा क्या किया है, यहाँ पर ऊपर त्रिभुज है तो इसमें यहाँ नीचे त्रिभुज कर दिया, और ये डब्बा नीचे था तो इसमें ऊपर कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये त्रिभुज है, इसको आपको क्या करना है,
नीचे करना है, एकदम ऐसे उल्टा कर देना है। कैसे? और ये आपको इसमें ले जाना है। तो ये त्रिभुज आपका क्या हो गया, ये ऐसे। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, दुर्घटना का सावधानी से वही संबंध है जो बीमारी का क्या है, स्वच्छता से है। दुर्घटना यानी कि सावधानी रखोगे तो दुर्घटना नहीं होगी, स्वस्थता रखोगे तो बीमारी नहीं होगी, ये संबंध है एक दूसरे का आपस में। आगे देखिएगा, भावना और सुनीता एक दिन सूर्यास्त के ठीक पहले एक टावर की तरफ विभिन्न दिशाओं से आ रही थी। भावना ने देखा कि टावर की परछाई उसके बाएं लेकिन सुनीता के दाएं पड़ रही थी। तो भावना कौन सी दिशा से आ रही थी? तो इसमें क्या कहे, भावना सूर्यास्त के समय, शाम के समय आ रही थी। तो भावना ने देखा कि टावर की परछाई उसके बाएं पड़ रही थी। तो शाम के समय मान लो ये है उत्तर दक्षिण पूर्व, तो इधर क्या है, ये होता है सूर्य, ये क्या है, सूर्य। अब इसकी परछाई इधर पड़ती है, तो ये परछाई ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने आ रही थी। तो भावना ने देखा कि उसकी परछाई उसके बाएं पड़ रही है। तो भावना इधर से आ रही थी उत्तर दिशा से, अगर इधर मुंह करेगी तो ये परछाई इधर बाईं ओर पड़ेगी इसके, लेकिन सुनीता के दाईं ओर पड़ रही थी, सुनीता इधर से जा रही थी, ये सुनीता इधर से जा रही थी। तो सुनीता की क्या हो गई, दाईं तरफ हो गई, इनके तो बाएं तरफ, इनके दाईं तरफ। तो भावना किस दिशा की तरफ जा रही थी? तो भावना उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जा रही थी। तो ये जो दिशा और दूरी के टॉपिक या ब्लड रिलेशन के जो टॉपिक हैं, वो आपको प्रश्न की भाषा के अनुसार एक डायग्राम बनाकर है वो आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अमर विपिन के दाएं ओर है, रमेश विपिन के बाईं ओर है, परंतु चंद्रशेखर के दाईं ओर अमर देवेंद्र के बाईं ओर है। तो बताओ बाईं ओर से सबसे पहले कौन बैठा हुआ है? तो ये देखिएगा इस हिसाब से 1 2 3 4 5, ये इस हिसाब से ऐसे बैठे हुए हैं। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अमर विपिन के दाईं ओर बैठा हुआ है, अमर है जो विपिन के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो अमर कहाँ बैठा हुआ है, अमर है विपिन के दाईं ओर बैठा हुआ है, ये हो गया विपिन। अमर विपिन के दाईं ओर बैठा हुआ, बिल्कुल इधर इनका मुंह है। रमेश विपिन के बाईं ओर बैठा है, रमेश विपिन के बाईं ओर बैठा, परंतु चंद्रशेखर के दाईं ओर है। तो रमेश, अब यही जगह बची है, रमेश यहाँ बैठा हुआ है लेकिन चंद्रशेखर के दाईं ओर है, चंद्रशेखर के दाईं ओर है, इसके बाईं ओर है। और जो बच गया आपका देवेंद्र, देवेंद्र यहाँ पर बैठा हुआ है। इस हिसाब से इस क्रम में बैठे हुए हैं। तो बताना आपको सबसे पहले बाईं ओर से सबसे पहले कौन बैठा हुआ है? चंद्रशेखर है जो बाईं ओर से सबसे पहले बैठा हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, यदि नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद और शहद को नारंगी कहा जाए, तो वस्त्रों की धुलाई में क्या इस्तेमाल होता है? वस्त्र की धुलाई में प्यारे बच्चों साबुन इस्तेमाल होता है, लेकिन साबुन को क्या कहा गया है? स्याही कहा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। किसी कूट भाषा में GEMINI को ये नंबर दिए गए हैं, तो इसको ये नंबर लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो कूट भाषा में आपको देखना है, वो आप चेक करिएगा। तो ये कूट भाषा में यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग ये नंबर आपके इसके अंदर है वो आने वाले हैं। क्योंकि कूट भाषा में जी बराबर क्या कर दिया इसने? 4 कर दिया है। जी को क्या लिखा है? 4। ई को क्या लिखा है? 6। एम को क्या लिखा है? 7। आई को लिखा 8। एन को लिखा 9। तो इसमें आपको ये देख लेना है इसी भाषा में इस हिसाब से इसको क्या लिखा जाएगा। तो ओ का इसमें क्या लिखा गया है? ओ इसमें दिया गया होगा,
ओ को क्या लिखा गया है वो आपको इसके अंदर है, एम और आई इसके दिए गए हैं, ओ चौथे स्थान पर छोटे नंबर पर ये इसमें आ गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है वो सही जवाब हो गया। ये इसलिए हो गया, तो आप एक बार चेक कर सकते हो, देखिएगा इसमें देखिएगा इनमें से जितने अक्षर हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। एम है, एम को क्या लिखा गया है, एम के नंबर दिए गए हैं 7, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप 1 2 3 4, 4 नंबर पर 7 कौन से में आ रहा है, 1 2 3 4 इसमें 7 आ रहा है, तो ये आपका ऑटोमेटिक हो गया इसके अंदर है, तो ये आप आराम से इसमें कोट भाषा का है वो चेक कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान में पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष है जो तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अमित क्या वैज्ञानिक है, कुछ वैज्ञानिक परिश्रम है, तो ये देखिएगा वैज्ञानिक है, यहाँ पर क्या है अमित क्या है वैज्ञानिक है, कुछ वैज्ञानिक है जो परिश्रम भी है, तो अमित एक मेहनती वैज्ञानिक है, अमित एक मेहनती वैज्ञानिक नहीं है, तो ये न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 है वो फॉलो कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, तो न तो 1 करता है और न ही 2 करता है। क्यों नहीं करता है, अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, अक्स एक पक्षी है, ये पक्षी है, अक्स एक पक्षी है, उड़ना ये है, तो अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं क्या, तो ये इसमें क्लियर क्या है सही जवाब इसमें बताया नहीं गया है। तो ये पार्ट 1 जो भाग 1 अपन ने देखा, अब अपन चर्चा करेंगे अभिरुचियों अभिवृत्ति वाला जो मनोविज्ञान वाला है वो। देखिएगा अभिरुचियों अभिवृत्ति, इसमें क्या होगा, इसमें नंबर आपको ऐसे मिलेंगे 3 2 1 0। अगर बिल्कुल आपका सही जवाब है तो उसमें आपको 3 मिलेंगे, थोड़ा सही है तो 2, उससे थोड़ा कम है तो 1, और बिल्कुल अगर सही नहीं है तो 0। तो 3 2 1 और 0 के हिसाब से आपको है ये नंबर इसमें दिए जाएंगे। तो ये प्रश्न आपके ज़्यादातर आपके सही होने चाहिए, आपको अनुमान लग जाना चाहिए। देखिएगा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व है सामाजिक परिपक्वता में बाधा पहुंचाता है, कौन सा है जो सामाजिक परिपक्वता में बाधा पहुंचाता है, जो शर्मिला प्रभाव, ये तो बिल्कुल नहीं है। मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, शारीरिक विकास, तो ये जो मंद बुद्धि है ये आपका सही है, ये आपकी जो परिपक्वता सामाजिक परिपक्वता उसके अंदर क्या है ये बाधा पहुंचाता है। अगला देखिएगा, आप निम्नलिखित में से किस कथन से सर्वाधिक सहमत हैं, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको कौन सा कथन है उससे आप एग्री हो रहे हैं वो आपको इसके अंदर क्या है बताना है। अध्यापन व्यवसाय मानवता की सेवा का एक अच्छा माध्यम है। दूसरा है अध्यापक का कार्य प्रमुखतः विषय वस्तु का पढ़ाना और समझाना ही है। तीसरा है आधुनिक शालाओं की एक कठिनाई ये है कि समाज के लोग शाला के कार्य पर टीका टिप्पणी करते हैं। चौथा कथन है स्कूल की लाइब्रेरी का उपयोग स्कूल के छात्रों तथा अध्यापकों के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं करने देना चाहिए। तो ये जो 4 जो कथन दिए गए हैं उनमें से जो मेरे हिसाब से सही है वो ज़्यादा सहमत वाला ये है कि अध्यापन व्यवसाय मानवता की सेवा का एक सबसे अच्छा मार्ग है, सबसे अच्छा माध्यम है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में आप किस कथन से सर्वाधिक सहमत हैं। अध्यापन के प्रति सकारात्मक रचनात्मक सामाजिक अभिव्यक्तियां रखना उच्चतर व्यावसायिक उपलब्धियों के लिए प्रेरणा देता है।
दूसरा है सकारात्मक सामाजिक अभिव्यक्तियां रखने वाले अध्यापक प्राय शुद्ध शैक्षिक कार्यों में कम भाग लेते हैं। तीसरा है सामाजिक कार्यों में रुचि रखना गौण शैक्षणिक उद्देश्य माना जाना चाहिए। और चौथा है अध्यापक को सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग छुट्टियों के दिनों में ही लेना चाहिए। तो ये जो पहला वाला कथन है वो आपका इसमें क्या है, सही है। अगला है वो देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में आप किस कथन से ज्यादा सर्वाधिक सहमत हैं। तो ये है, ये हर अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक छात्र के घर के वातावरण के बारे में जानकारी रखे। प्रत्येक छात्र के घरेलू वातावरण के बारे में जानकारी रखना अध्यापक के लिए जरूरी नहीं है। प्रत्येक छात्र के घरेलू वातावरण के बारे में जानकारी रखना असंभव है। छात्रों के घरेलू जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करना अध्यापक के लिए अवांछनीय है। तो ये जो पहला कथन है ये आपका, इससे आप पूर्ण सहमत होने चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ती है, किससे बढ़ती है, किस कारण से बढ़ती है। आपका आदर्श व्यवहार रहता है तो इससे आपकी समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षा नियंत्रक, होटल प्रबंधन, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता। तो जो प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी का कार्य है वो चुनना सबसे अच्छा कार्य होता है। चलिए अगला है वो देखिएगा, आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनेंगे। ऑप्शन है डेयरी चलाने का प्रशिक्षण लेना, दूसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बनाना, तीसरा है आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने की योजना बनाना, चौथा है एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट खोलने की योजना बनाना। तो जो सबसे सही है कार्य चुनने वाला हुआ है आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने की योजना बनाना। अगला है वो देखिएगा, व्यक्ति को अपनी आय का एकांश सामाजिक उत्थान तथा कल्याण के व्यय करने चाहिए। इस कथन से आप कहां तक सहमत है। तो पूर्ण रूप से क्या है, सहमत हूं। ये जो इसमें इसी प्रकार के प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। अगला जो है वो देखिएगा, व्यक्तिगत रूप से भी अध्यापक शिक्षण के पेशे को सम्मान बढ़ाता है। तो इसमें देखिएगा समुदाय के मामलों में अपना सक्रिय सहयोग देकर, बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, आप चाहेंगे कि आपके छात्र आपको सबसे अधिक चाहें, इसके लिए आप क्या अपनाएंगे, कौन सा तरीका है वो अपनाएंगे। आप अपने छात्रों को अधिकाधिक समझने का प्रयत्न करेंगे, बिल्कुल सही कहा गया है। जो आपके कक्षा के छात्र हैं, स्कूल के छात्र हैं, उनको अधिक से अधिक आपको समझने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अगला देखिएगा, कौन सा अध्यापक अच्छा अध्यापक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अध्यापक छात्रों को प्रश्न पूछने तथा अपनी राय प्रकट करने की स्वतंत्रता देता है, वो अध्यापक क्या है, अच्छा अध्यापक है, कहलाता है। अगला प्रश्न है, समूह का कोई सदस्य अपराध करने के बाद सच्चे दिल से क्षमा याचना करता है तो आप एक नेता के रूप में क्या करेंगे। क्षमा कर देंगे, क्षमा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्षमा करने के बाद पश्चाताप के लिए समझाएंगे, बिल्कुल क्षमा भी करेंगे और उसको पश्चाताप के लिए समझाना भी जरूरी है। अगला प्रश्न है, आप किसी समूह के नेता हैं, आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति व धर्म का है, उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका कैसा व्यवहार रहेगा, आपकी नेतागिरी का कैसा व्यवहार आपका रहना चाहिए। तो निष्पक्ष रूप से आपका व्यवहार उसके प्रति है वो रहना चाहिए। नेक्स्ट है, नेता के रूप में प्रधानाचार्य और व्यवस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो क्या होता है, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना। क्या करना होता है, सहायता करना। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा,
छात्रों द्वारा राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका रहती है? तो छात्रों के जो अभिभावक है उनको सूचित करना ये जरूरी है, आपका दायित्व बनता है। अगला देखिएगा, कक्षा के छात्रों को सक्रिय सदस्यों के रूप में स्वीकृत प्रदान करने के लिए विद्वानों की क्या राय है? विद्वानों की राय क्या रहती है कि सही योगदान पर छात्र को टोका टोकी नहीं करनी चाहिए। अगर छात्र सही योगदान कर रहा है, सही सहयोग कर रहा है, तो उसको टोका टोकी नहीं करनी चाहिए उसको। चलिए अगला जो है वो देखिएगा, जैसे जैसे बालकों की आयु में वृद्धि होती है उनमें सामाजिक समूह के साथ अनुकूलता स्थापित करने के गुण हो जाते हैं। तो अपेक्षाकृत कम अधिक या अपेक्षाकृत सुदृढ़ हो जाते हैं, बिल्कुल सुदृढ़ हो जाते हैं। यदि छात्रों को प्रजातांत्रिक नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करना है तो उन्हें सामाजिक रहन सहन के अनुरूप डालना है। तो कक्षा के अनुशासन को होना चाहिए। कक्षा का अनुशासन है वो कैसा होना चाहिए? समूह कल्याण के संदर्भ में स्वनिर्देशित व्यवहार आपका इसमें क्या है वो होना चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्रों में नागरिकता के गुणों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उपयुक्त है? यानी कि छात्रों को सामाजिक समस्याओं की ठोस और सच्चाइयों को बताना ही ये बिल्कुल अनुपयुक्त है। कौन सा तथ्य अनुपयुक्त है? यानी कि छात्रों को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से परिचित करना, ये तो बिल्कुल सही है। छात्रों को तथ्यों, मतों एवं मान्यताओं में विभेद स्थापित करने का प्रशिक्षण करना, ये बिल्कुल सत्य है। छात्रों में नागरिकता की आदतों का विकास करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, छात्रों में सर्वांगीण विकास हेतु निम्नलिखित प्रणाली सर्वोत्तम है? कौन सी है? उपयुक्त दोनों अनुबंध है। देखिएगा, निरंकुश नेतृत्व और प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ये दोनों के दोनों है और आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है? इसकी पहचान करने के 3 सबसे प्रभावशाली तरीके कौन से हैं वो आपको इसके अंदर क्या है बताने हैं। 3 प्रभावशाली तरीके हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। संगठन के अंदर और बाहर लोगों की चिंताओं को सुने, संघर्षों को सुराग के रूप में देखें कि क्या बदलने की जरूरत है, और स्वयं तथा टीम को उन चीजों के प्रतिबिंब के रूप में देखें जिन्हें बदलने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब है। दंड लाभप्रद हो सकता है, दंड है वो लाभप्रद हो सकता है, अवांछनीय व्यवहार को दुर्बल करने में क्या है हो सकता है, अवांछनीय व्यवहार को दुर्बल करने में। नेक्स्ट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता को प्रेस के लोगों से करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? अंतःक्रिया करनी पड़ती है। अगला है, उसे चिकित्सक का व्यवसाय करना पड़ा, वह मेधावी था, प्रतियोगिता में सफल हुआ, पिता स्वयं चिकित्सक थे, पिता उसे चिकित्सक ही बनाने चाहते थे, उनके पिता की इच्छा थी कि ये चिकित्सक बने, तो इसलिए उनको चिकित्सक बनना पड़ा। समस्त अध्यापकों को अपने परिवेश की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए स्वयं के ज्ञान के लिए, यह भी जरूरी है। अगला जो प्रश्न है, छात्र अध्यापक की क्रियाओं में भागीदार होता है और उसके शिक्षण को महीनों तक, वर्षों देखता सुनता है। तो देखिएगा, अध्यापक की मूल्यांकन प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। छात्रों की व्यक्तित्व निष्ठा में परिवर्तन होता रहता है। एक प्रभावशाली अध्यापक को छात्र जीवन भर याद रखते हैं। आपको स्कूल के अध्यापक, कई ऐसे अध्यापक हैं वो आज भी याद हैं, आप बचपन में जिनसे पढ़े हों, अगर उनका प्रभाव आपके ऊपर है, प्रभावशाली रहे हैं वो, तो आज भी वो आपको है याद रहते हैं। छात्रों के आवश्यक चिंतन का परिमार्जन एवं सुदृढ़ीकरण भी शिक्षण व्यवसाय का अभिन्न अंग है, क्योंकि शिक्षक होता है, क्या होता है? शिक्षक एक प्रेरक होता है, प्रेरक के रूप में शिक्षक है, काम करता है। अगला है,
आजीविकागत कौशलों की निरंतर अद्यतन बनाए रखने के लिए और आजीविकागत वृद्धि को अग्रगामी रूप देने के लिए किसे तृतीय स्तंभ माना गया है? तो स्व उपक्रमित और निर्देशित अधिगम को क्या है माना गया है। अगला है, किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है क्षमताओं और दक्षताओं के ऊपर। क्षमता और दक्षता होती है उसके ऊपर उसके व्यवसाय की है वो निर्भरता करती है। नेक्स्ट है, भारत में अनेक निर्देशन संस्थाएं कार्यरत हैं जिनका उद्देश्य है कि छात्रों और शिक्षकों को परिपक्व निर्णय लेने योग्य बनाना। अगला है, खेल के मैदान विद्यार्थियों में अंतर संबंधों की प्रगाढ़ता के माध्यम है। तो क्या है? निसंदेह बिल्कुल सही है। समाज में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता क्योंकि शिक्षा द्वारा वह अपने बारे में सजग हो जाती है, तो इस चक्कर में क्या है उनको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। आगे देखिएगा, साथी अध्यापक निम्न जाति का है तो उसके घर विवाह है, आप जाएंगे पर खाना नहीं खाएंगे, भोजन करेंगे नहीं जाएंगे। अनिश्चित, अगर आपका साथी निम्न जाति का है तो क्या करेंगे आप? तो आप करेंगे उसके घर भी जाएंगे और भोजन भी करेंगे, ये आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है, आधुनिक महानगरों में पड़ोस की भावना लुप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आडंबर के कारण, आजकल के आडंबर के कारण ये भावना क्या बिल्कुल विलुप्त हो रही है। टीवी, परिवार, समाज, मित्र आदि शिक्षा के साधन हैं। अनौपचारिक रूप से क्या है? शिक्षा के साधन है। औपचारिक रूप से शिक्षक की शिक्षा का साधन होता है। माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बालक माता पिता के स्नेह की अपेक्षा करता है, बिल्कुल करता है। नेक्स्ट है, छात्रों के साथ कक्षा में अंतः क्रिया करते समय अध्यापक को उनके मनोविज्ञान का ज्ञान होना भी आवश्यक है, सदैव होना चाहिए। किस संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो अशाब्दिक संप्रेषण होता है, उसके अंदर है जो भाषा का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। अगला देखिएगा, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, संप्रेषण का है अर्थ होता है। नेक्स्ट है, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में संदेह हो सकता है, लिखित अथवा मौखिक संकेतों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट है, संप्रेषण के प्रकारों में कौन गलत होता है, कौन गलत है? तो निर्व्यक्तिक संप्रेषण है वो गलत होता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अगला है, निम्नलिखित में से जनसंचार से क्या तात्पर्य है? जनसंचार का मतलब होता है विचारों और सूचनाओं के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक पहुंचाना करना है, ये होता है। आपको सुमिलित करना है, इसके अंदर यहाँ पर सूची दी हुई है। गलत उच्चारण ये ऐसे आपको करना है, गलत उच्चारण यहाँ होगा। अशाब्दिक संचार, मुख्य मुद्राएं एवं हाव भाव, ये क्या हो गया आपका? ग्राफ हो गया। ओजाइब, ये क्या हो गया आपका? भाषा की बाधा। डिकोडिंग, ये क्या हो गया आपका? डिकोडिंग होगा संचार प्रक्रिया के तत्व। तो ये आपके कोड है, इस हिसाब से आपको मैच करने हैं। किस प्रकार के संप्रेषण में वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर तथा कहानी आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है? तो मौखिक संप्रेषण। किससे की जाती है? मौखिक संप्रेषण। पूर्वाग्रह, गलत प्रत्यक्षीकरण, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण तथा आपूर्ति जिज्ञासाएं इत्यादि किस प्रकार की संचारिक भाषाओं के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी मनोवैज्ञानिक बाधाएं। क्या आती है? मनोवैज्ञानिक बाधाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रभावी शिक्षण आयोजित करने में बाधा बनाती है? कौन सी बनती है? शिक्षण की नवीन विधियों में रुचि नहीं लेना,
ये क्या है, बाधा बनती है। बालकों की आपस में लड़ने झगड़ने की आदत पर काबू पाने के लिए आप किस सुझाव को प्राथमिकता देंगे? तो झगड़ालू विद्यार्थियों को कुछ जिम्मेदारी के कार्य सौंपे जाएंगे। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप अंग्रेजी के अध्यापक हैं और आपको 5,000 रुपये अंग्रेजी शिक्षण सुधार के लिए आपकी इच्छा अनुसार खर्च करने को कहा जाए, तो आप किस पर खर्च करेंगे? तो अंग्रेजी शिक्षण से संबंधित सामग्री खरीदने के ऊपर, अंग्रेजी शिक्षण है उससे संबंधित कोई सामग्री हो तो उसको खरीदने के ऊपर। मान लीजिए आप हिंदी के अध्यापक हैं, आपके छात्र वर्तनी संबंधी बहुत गलतियां करते हैं, आप क्या करेंगे? तो अधिकतर छात्रों द्वारा की जाने वाली अशुद्धियों की सूची बनाकर 1 माह तक उन्हें प्रतिदिन सिखाएंगे तथा उनके पश्चात जांच करेंगे। बिल्कुल सही है। जिस कथन से आप सर्वाधिक सहमत हैं वो बताइएगा। अध्यापन का व्यवसाय चुनने के बाद भी अन्य अधिक वेतन वाली नौकरी को खोज करते रहना चाहिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो ये अपने जो मनोविज्ञान के प्रश्न है वो देखें। अब जो पार्ट तीसरा है उसमें अपन देखेंगे जो सामान्य ज्ञान, जिसमें सामान्य जानकारी के प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, वो अपन पार्ट तीसरे के अंदर है वो देखने वाले हैं। चलिए आगे वो अपन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है वो देखिएगा आप भाग तीसरे के अंदर 50 प्रश्न आपके सामान्य जानकारी के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो किसने लिखी थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। नेक्स्ट है, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। प्यारे बच्चों सीधे सीधे प्रश्न है, डायरेक्ट आपको ध्यान में देखने हैं। कोई प्रश्न अगर रिपीट हो जाए तो अच्छी बात है आपके लिए। तो लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है, कुणबी नृत्य है। एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है वो है कबूतर। नेक्स्ट है, लोकप्रिय त्योहार चौथ है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वो है गोवा से है चौथ। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी है, उन खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। दूसरा अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने वाली जिम्मेदारी किसकी है? कृषि लागत और मूल्य आयोग की है जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व किया था। नेक्स्ट है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। नेक्स्ट है, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी बताइएगा, तो कहाँ पर थी? कौशाम्बी। नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किन के द्वारा बसाया गया था? तो किन के द्वारा बसाया गया था? राज चोल के द्वारा, राजा चोल प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1975 में किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे बच्चों ये की गई थी आपकी देखिएगा शहीद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है? वो है जात और सवार। कौन सा है? जात और सवार। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भारतीय निम्न में से कौन सी है? वह सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी, वो थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? वो है आपका मासिनराम। नेक्स्ट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है आपका पश्चिमी बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से
किस राज्य में स्थित है? वो है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? वो है चावल और गेहूं। नेक्स्ट है, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मांडला में। कौन से जिले में? मांडला में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? वो है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? जो भारत के पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है उसका मुख्यालय है अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण प्रकाष्ठा पर पहुंचा था? तो वह है जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न देखिएगा, संप्रदाय जो नियति की अटलता पर विश्वास करता था वो है आजीवक। नेक्स्ट है, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? उनके लेखक है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित? वो है शेख बहादुद्दीन जकारिया। नेक्स्ट है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? सिकंदर लोदी के दौरान। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और यहां पर इनको क्या करना है? मैच करना है। देखिएगा, तुगलकाबाद किला है वो कहाँ पर है प्यारे बच्चों? वो देखिएगा आपका है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। लाल किला दिल्ली का वो किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा। हौज खास है, हौज खास का किला किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। द सिटी ऑफ सीरी है वो बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ओजोन रिक्तीकरण यानी कि डिप्लेशन किस के पास सबसे ज्यादा होता है? वो होता है ध्रुवों के पास। स्मॉग यानी स्मॉग धुंध बनता है वो किसके कारण बनता है? धुएं और कोहरे से है वो धुंध बनता है। नेक्स्ट है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है, हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? वो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन है वो पृथ्वी के ऊपर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वो है धुआं और कुआसा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ियां और चारकोल से निकली गैस, ये सारे के सारे हैं। ऑप्शन अगला देखिएगा, प्रश्न है, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? वो है ध्वनि। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है वो कौन सी है? H2S। कौन सी गैस है प्यारे बच्चों? H2S। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना कहलाता है, वो क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश कहा जाता है? शेखावाटी प्रदेश को। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है वो है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? वो हुई है नोहे से। और नेक्स्ट है, महाकवि सूर्यमल के संबंध में कौन सा कथन है? वो असत्य है। वंश भास्कर बूंदी राज्य का पद्मावत इतिहास इसका है। वंश भास्कर में ये चौहान राजाओं का वर्णन किया गया, बिल्कुल सही है। वे वीर रस के कवियों में से एक अस्तित्व, वे भी सही है, लेकिन वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे, ये बिल्कुल है, वो गलत कथन है। चलिए, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है वो है आपका रावणहत्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो थे स्वामी गोविंद गिरी। कौन थे? स्वामी गोविंद गिरी। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की जो मूल भाषा वो है
मारवाड़ी राजस्थानी। और निम्नलिखित परिजनों में से कौन आईवी का कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करता है? वो है भेड़ प्रजनक। नेक्स्ट है, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर है। ये अपन ने देखी, जो सामान्य जानकारी ये 50% है वो अपन ने यहाँ पर चेक किए हैं। अब देखिएगा जो हिंदी के हैं भाषा वाले प्रश्न है 50, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। पूर्व प्लस कृत का संधि रूप क्या होगा? उसका होगा पुरस्कृत। नेक्स्ट है, निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निरोग में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तो वो है शिवार्पण, शिवार्पण के अंदर है। नेक्स्ट है, बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? वह संप्रदाय समास। निम्न में से भाववाचक संज्ञा से संबंधित शब्द नहीं है। तो जो 3 है वो देखिएगा, यौवन, चतुराई, ऊंचाई है तो भाववाचक से हैं, लेकिन भारत है वो नहीं है। इनमें से देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना, सोना है, भाववाचक नहीं है। मनाही, विद्वता, खुशी, ये भाववाचक हैं। आगे देखिएगा, पुस्तक किसने मंगवाई? पुस्तक किसने मंगाई? रेखांकित पद है, यहाँ पर किसने मंगवाई तो ये प्रश्नवाचक हो रहा है। किसने मंगवाई प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक हो गया। नेक्स्ट है, वह अपने आप सब्जी बना लेगा। रेखांकित पद है, वो क्या है? वह अपने आप। तो वो क्या कह रहा है? उसमें निजवाचक सर्वनाम है, उसका उपयोग किया जा रहा है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषता है? तो यहाँ पर देखिएगा, विशेषता की बात करें तो वो क्या है? सुंदरता के बारे में इसके अंदर है, वो बताया गया है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो उसकी विशेषता बताई गई है, सुंदरता का बखान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुण का मतलब क्या है? चौथा, मूक, दरिद्र, मोटा, ये क्या है? गुण है, लेकिन चौथा है ये क्या है? एक गुण नहीं है। नेक्स्ट है, वो देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो पूर्णकालिक है, ये बिल्कुल सही है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक यानी कि दिलाना, उठना, उड़ना, चलना, इनमें से दिलाना है जो प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, किस वाक्य में संबंध बोधक अवयव का प्रयोग किया गया है? वो है मैं काम के पीछे आया था। इसमें क्या है? संबंध बोधक अवयव का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो समुद्र का पर्यायवाची वो है रत्नाकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का नहीं है वो देखिएगा, बेसहारा अनाथ होता है, यतीम भी है, निराश्रित, ये तीनों की तीनों है, लेकिन अनाड़ी है वो अनाथ का नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अभिमान यानी कि गर्व है। अभिमान का आज से घमंड होता है, अपने को वास्तविकता से अधिक समझना, वही गर्व का अर्थ है। यहाँ पर देखिए, रूप, वैभव, ज्ञानादि से उत्पन्न श्रेष्ठता का जो भाव है वो ही क्या होता है? अभिमान होता है, गर्व होता है। यहाँ पर देखिएगा आगे, जांच या परीक्षा, सत्यापन का अनुसंधान करना जांच होता है, किंतु सत्यापन व योग्यता आदि का निर्णय है वो होता है इसके अंदर। यहाँ पर देखिएगा, पेड़ से फल गिरते हैं, ये वाक्य है क्या? से अलग होना। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण क्या है? यहाँ पर अपादान, से अलग होना अपादान कारक है, इसका उपयोग किया गया है। जो कारक है साथ वो आपको इसमें देखने हैं। यहाँ पर देखिएगा आगे, निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक नहीं है? कौन से वाक्य में संबंध कारक है? वो नहीं है। वाह कैसा नैना बीरा दर से है, ये संबंध कारक है, वो नहीं है। आगे देखिएगा, समीपवाची वस्तुओं के बताने हेतु निम्न में से
किस सर्वनाम पद का प्रयोग होता है, वो होता है ये। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है अन्य पुरुष का तात्पर्य है, अन्य पुरुष का तात्पर्य है वक्ता या श्रोता से अलग तीसरा व्यक्ति। तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुष। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल का पहचानना आपको, तो मैं कल घूमने जाऊंगी, तो ये क्या है, भविष्य के बारे में बता रही है, कल जाएगी। निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, राम घर गया था, तो ये पहले की बात हो चुकी है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है, वो है मुझसे खाना नहीं बनाया गया। तो ये कर्म है, उससे नहीं हुआ, खाना बनाना भी एक कर्म है लेकिन उससे नहीं हुआ, तो ये उसका एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य का वाक्य आपको बताना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, तो ये क्या हो गया, कृत्यवाच्य हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से अन्य अनन्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अन उपसर्ग है, वो है निम्न में से कौन सा शब्द संबंधवाची है, तो वो है देवीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, खत्री। दृष्ट, पृष्ठ और नृत्य है, ये तो है तत्सम है, लेकिन क्षत्रिय वो नहीं है। लोक शब्द का विलोम क्या हो गया, लोक का हो गया परलोक। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में कलश कुलिस शब्द युगम का सही अर्थ है। कलश का मतलब है घड़ा और कुलिस का मतलब है वर्जर, तो ये शब्द हैं, इसके सही अर्थ हैं। यहाँ पर देखिएगा, मानसिक पीड़ा कहलाती है, क्या कहलाती है, आदि। निम्न में जो शुद्ध है वो आपको बताना है, वो है आधिक्य। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है, प्रयोग। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द होता है प्यारे बच्चों, वो देखिएगा, दर्शन। दर्शन है वो बहुवचन में ही होता है, दर्शन में बहुत से लोग हैं वो दर्शन करते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़ों में से एक जोड़ा गलत है, उससे आपको क्या करना है, पहचानना है, उसकी पहचान आपको बतानी है। आसन डोला विचलित न होना, ये है निम्न में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है, वो है यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी ही होगी। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समांतर उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हो, तो वह क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य उसने मान लिया कि दोष उसका है। नेक्स्ट है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या है, दंड से बचने के लिए भाग गया। और क्या है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, भारतीय रेल की स्थापना का शताब्दिक समारोह, ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, तो ये क्या है, अशुद्ध है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य काफी पूछे जाने हैं। व्यक्तित्व यौवनावस्था में अनेकों भूले करता है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य वो निकालना है, जब जागो जब भी सवेरा, ये अशुद्ध है। एक पैराग्राफ दिया गया है वो आपको पढ़ना है और फिर जवाब देना है। गद्यांश में आया रक्त शब्द है, वो क्या है, तद्भव। तमिल किन प्रदेशों की भाषा है, वो है आपकी केरल की। ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा, वो क्या होगा, ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष। और स्नेह और जतन शब्द का क्रमशः क्या है, ये है तत्सम और तद्भव। गद्यांश में आए सात्विक, प्रामाणिक आदि शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय है, वो क्या है, ईक। पदाधिकारी शब्द में प्रयुक्त संधि है, वो कौन सी है, दीर्घ संधि है। तो प्यारे बच्चों, ये 200 प्रश्न जो लास्ट ईयर वर्ष 2022 के अंदर जो पीटीटी परीक्षा में आए थे, उनका एक विश्लेषण किया है। यहाँ पर मैंने आपको एक बताया है तरीका कि जो पेपर है उसका लेवल कैसा रहता है, किस हिसाब से। जैसे रीजनिंग वाले की बात करें तो श्रृंखला के टॉपिक आए थे,
कथन और निष्कर्ष के टॉपिक काफ़ी पूछे गए हैं, प्रश्न है वो काफ़ी हद तक पूछे गए हैं, श्रृंखला के पूछे गए हैं, ब्लड रिलेशन के पूछे गए हैं, दिशा और दूरी के प्रश्न है वो आए हैं। तो ऐसे प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक है वो करनी चाहिए। उसके अलावा हिंदी वाले की बात करें तो हिंदी में भी शुद्ध अशुद्ध विलोम शब्द समास वगैरह इनकी जानकारी है वो पूछी गई है। तो इसको आपको थोड़ा सा एक बार देखना है, एनालिसिस करना है कि किस हिसाब से प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं तो उन्हीं को थोड़ा सा आपको क्या करना है, टारगेट करना है, उनकी ज़्यादा आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो प्यारे बच्चों आपके पास अब 2 दिन का समय है, इन 2 दिन में आप मैक्सिमम प्रैक्टिस है जो कीजिए, पुराने जो प्रश्न पत्र है उनको सोल्व कीजिए और देखिएगा किस लेवल के जो प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। इन्फ्यूजन नोट्स टीम द्वारा आपकी सुविधा के लिए ये एक वीडियो बनाया है और इसमें जानकारी देने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी हद तक ये समझे होंगे कि प्रश्न का जो प्रश्न पत्र का लेवल है वो कैसा रहा है। तो इन्हीं के साथ मैं विदाई लेता हूं और आप इनकी अधिक से अधिक क्या है प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं अगर कोई प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। और 21 तारीख को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पेपर करना है, बड़े धैर्य के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी है, सारे प्रश्न आपको करके आने हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप प्रश्न अगर गलत भी कर दोगे तो आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। तो 200 के 200 पूरे के पूरे प्रश्न हैं वो आपको करने हैं प्यारे बच्चों। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसकी जानकारी ले सकें। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी क्लास में। धन्यवाद, राम राम।